हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीटेट रीट एमपीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर ऑन करिएगा ताकि नए वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और देखिएगा, ये आपका मैथ्स पेडागोगी या गणित शिक्षण शास्त्र के लिए मॉक टेस्ट सेकंड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपका एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। स्टार्ट करेंगे। लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो ये जानने के लिए कि गणित की किस विशेष शाखा में बच्चा कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखित कार्य होगा, मौखिक कार्य है, निदानात्मक कार्य होगा या उपचारात्मक तरीका होगा, बताइएगा। यहाँ पर बच्चा क्या है कि बार बार टेस्ट ले रहे हैं, वो फेल होता जा रहा है, बार बार अनुत्तीर्ण हो रहा है। ये जानने के लिए कि वो कहाँ आपका अटक रहा है या फेल हो रहा है, यहाँ पर कौन सी विधि हम प्रयोग में लाएंगे। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शंस अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए और आंसर करिए, क्या सही आंसर होगा। तो बिल्कुल सही है। देखिएगा, विशेष शाखा में बच्चा कमजोर है तो ये आपका निदानात्मक कार्य का काम होता है। यह निदानात्मक विधि होती है जिसमें बच्चा जहाँ कमजोर है उस कड़ी का पता लगाया जाता है और उसे दूर किया जाता है, जो भी आपका संभव तरीके हो उनसे। सी ऑप्शन आप टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन कहता है छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। बताइएगा किस तरह से कैलकुलेशन में आपका गति प्राप्त कर सकते हैं, यानी जल्दी आपका सवाल सोल्व कर सकते हैं बच्चे। पहले भी मैंने कराया है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइएगा। तो देखिएगा, गणितीय गणना में गति किस प्रकार से आएगी। बच्चा जब बार बार अभ्यास करेगा, सवालों को जब बार बार आपका सोल्व करेगा, अभ्यास करेगा, तब आपका गणितीय गणनाओं में गति प्राप्त होगी। आया समझ में। डी ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन कहता है गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। आत्मविश्वास बढ़ता है, तार्किक सोच विकसित होती है, विश्लेषिक सोच विकसित होगी, ये सभी के लिए जाएंगे, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जल्दी से आंसर करिए, क्या सही आंसर होगा। तो बिल्कुल सही है। देखिएगा, जब भी बच्चा कोई सवाल करता है, हल करता है उसको, तो उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ मैं ये सवाल कर सकता हूँ। तार्किक सोच विकसित करता है बच्चा कि किस तरह से मैंने ये सवाल को अलग अलग विधि के द्वारा, जो सरलतम विधि है उसका प्रयोग करके मैंने ये सवाल हल किया। विश्लेषित सोच विकसित होती है, बच्चा विश्लेषण कर सकता है। यहाँ पर सभी के लिए जाएंगे। डी ऑप्शन आप टिक कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपकी। नेक्स्ट देखिएगा, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह विभाजनात्मक अवस्था में है, उपादान अवस्था में, संक्रियात्मक अवस्था में है या परिमाणात्मक अवस्था में है। पूर्णांक, भिन्न, दशमलव, सभी तरह के उसको सवाल हम देते हैं बच्चे को, तो वो अच्छे ढंग से उन सवालों को पूर्ण कर लेता है। इस तरह के सवाल उसे आते हैं, चाहे आप पूर्ण संख्याओं से संबंधित सवाल दें, भिन्नों से संबंधित सवाल दे और दशमलव संख्याओं वाले सवाल दे, तो वो पूर्ण कर लेता है उन सवालों का। तो यहां पर बच्चा किस अवस्था में है ये अपने को बताना है। बताइए क्या सही आंसर होगा। देखिए, आंसर सभी को करना है और वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। और लाइक भी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनको भी आपका हेल्प मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिएगा, सही आंसर अपना होगा सी ऑप्शन के लिए जाएंगे। देखिएगा, संक्रियात्मक अवस्था होती है कि जो भी हम सवाल दें या जो भी हम कार्य दें बच्चे को, वो पूर्ण कर लेता हो। आए समझ में। सी ऑप्शन के लिए जाएंगे अपना आंसर, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र बिंदु होना चाहिए। यह जो प्राथमिक स्तर की गणित की शिक्षा है वो इन चारों ऑप्शंस में से किसके ऊपर आपका निर्भर करेगी। उच्चतर गणित के लिए तैयारी करना, गणित के अमूर्त विचार जानना, कक्षा में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना, या फिर दिया है विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। बताइएगा क्या सही आंसर होगा। क्या एनसीएफ 2005 आपका यहाँ पर कहता है, क्या सही आंसर होगा, जल्दी से बताइए।
तो बिल्कुल सही है, आपका तीसरा ऑप्शन टिक कर रहे हैं। कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता प्रदान करना, यही आपका एनसीएफ 2005 कहता है। प्राथमिक स्तर के लिए गणित की कक्षा में आपका किस तरह से आप बच्चों को शिक्षित करेंगे गणित में, कि वो जो आपने पढ़ाया है वो आपका आने वाली भावी जिंदगी में भी बच्चों के लिए उपयोगी साबित हो। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? क्या कहा है? महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, पर विशेष ध्यान दीजिएगा। पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना या संरक्षण करना, बताइएगा क्या सही आंसर होगा। तो देखिएगा, संरक्षण करना मतलब आपका कुछ आपका बचा कर रख रहे हैं। तो देखिएगा, संख्या की समझ में ऐसा कोई आपका बिंदु नहीं है कि संरक्षित करना है, उसे आपका उचित रूप से सेव करके रखना है, यह नहीं होगा। डी ऑप्शन टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? बार ग्राफ को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना, कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना, गणित की समस्याओं पर दूसरे के विचारों का खंडन करना, या गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। क्या सही आंसर होगा बताइए। कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख करना है, बच्चों में आपका वाद विवाद, चर्चा, परिचर्चा, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप कक्षा में भाग लेने के लिए कहे, उनसे सवाल करें, बच्चे भी आपसे सवाल करें। तो यहाँ पर क्या सही आंसर हो सकता है? तो बिल्कुल सही है, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करें। डी ऑप्शन जिनका आंसर है बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पर। बहुत अच्छी तैयारी है। नेक्स्ट देखिएगा, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम हो सकता है। चार ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से पढ़ लीजिए। परिकलन और आपका जो जोड़ संबंधित या परिकलन करना होता है कि बच्चों को गणित के अंतर्गत जो संख्या दी जाती है उनको वो सोल्व नहीं कर पाता है, या जो भी सवाल दे रहे हैं, जो भी गणितीय आपका समस्याएं हम बच्चों के सामने पेश कर रहे हैं, उनको वो समझने में असमर्थ है। यहाँ पर क्या सही आंसर होगा अपना, बताइए। तो बिल्कुल सही है, इसे हम गणितीय अक्षमता के नाम से जानते हैं, जिसे हम डिस्कैलकुलिया कहते हैं, जिसमें बच्चे को हम कोई भी गणित से संबंधित संक्रिया दे वो पूर्ण नहीं कर पाता है। बी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। चार ऑप्शन पढ़िए। मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने में, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, या शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने में, बताइएगा। देखिएगा, यहाँ कहाँ है, प्राथमिक स्तर है, प्राइमरी लेवल की बात की गई है। शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरण का महत्व क्या है, बताइएगा। ये किस प्रकार से हमें मदद करते हैं? तो बात करें मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, यह आपका एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। जो भी आप बच्चों को सवाल देते हैं, जो भी समस्या देते हैं गणित से संबंधित, वो व्यवहारिक उपकरण किसे कहते हैं हम, कि जो व्यवहार में उपयोग में आए। जैसे बच्चे से हम पूछें कि आपका ये कितने लिखे हैं, ये आपका बच्चा कहेगा 1 लिखा है। फिर कहेंगे बच्चे से ये कितने लिखे हैं, तो वो कहेगा 2 लिखे हैं। इस तरह से कोई वस्तु भी हो सकती है, एक कॉपी हो सकती है, एक पेन हो सकता है, एक किताब हो सकती है, 2 आपका पानी की बोतल हो सकती है। इस प्रकार से हम व्यवहारिक उपकरणों को समझाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, जो कि मूल गणितीय संकल्पनाएं जो हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उनको समझने में मदद करता है। नेक्स्ट देखिएगा, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे, सीटेट में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। क्या सही आंसर होगा, बताइएगा। चारों ऑप्शंस पढ़ लिए। देखिएगा, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन टिक कर रहे हैं, लिंग जेंडर पक्षपाती होना, मतलब होता है कि आपका इस तरह के सवालों में ध्यान रखिएगा, एक ही आंसर आता है इसका, पक्षपात करना या लिंग या जेंडर रूढ़िवादी होना। मतलब यह है आपका कि आप क्या कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं, बालक और बालिका में अंतर करना, यह आपका जेंडर पक्षपाती या लिंग पक्षपाती होना दर्शाता है एक अध्यापक के लिए। रूढ़िवादी या रूढ़िबद्धता यहाँ पर दर्शाएगा। आया समझ में? इस तरह की क्वेश्चन में हमेशा आंसर आपका पक्षपातपूर्ण ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन टिक करना है। और देखिएगा, एक न एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको यहाँ से। नेक्स्ट देखिएगा,
कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या का कारण हो सकता है गणित में रुचि का अभाव है, अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव है, शून्य के महत्व की समझ का अभाव है, या पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव हो सकता है। बताइएगा। तो यहाँ कहा है कि हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई हो रही है बच्चे को। क्या सही आंसर होगा बताइएगा। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया यह होती है कि आपने जैसे कि यह सवाल दिया है 11 और आपका जोड़ना है अपने को 10, सॉरी यहाँ पर 19 ले सकते हैं ताकि हासिल चला जाए। अब देखिए 9 और 1 आपका 10 हुए, एक हासिल इधर गया। अब बच्चा क्या कर रहा है, हासिल तो दे रहा है पर वो क्या गलती कर रहा है, 1 और 1 2 को ही जोड़ रहा है। मतलब आपका 19 और 11 को जोड़ने पर आंसर वो अभी भी 20 ही ला रहा है। आज समझ में। पुनर्समूहीकरण मतलब होता है कि वो हासिल की जो संक्रिया है उसे भी आपको पूर्ण करें। आइडिया समझ में। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे। देखिएगा कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कुशल उपकरणों की आवश्यकता होती है। मोतियों की माला ले सकते हैं, बिंदु शीट या डॉट पेपर का प्रयोग करते हैं, गिनतारा का प्रयोग करेंगे, या काउंटर होगा। बताइएगा। देखिए अगर सममिति और परावर्तन की जो ज्यामितीय संकल्पनाएं हैं उनको किस तरह से दर्शाते हैं, इस तरह से डॉट पेपर होता है, पूरा इस तरह से होगा। ये डॉट पेपर है, इसमें आप त्रिभुज बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, आयत बनाते हैं और आपका वर्ग बनाते हैं। तो आपका इन संकल्पनाओं को दर्शाने में जो भी इनसे रिलेटेड परावर्तन होगा या सममिति आकृतियां बनेगी उनको हम देखिए बिंदु शीट या डॉट पेपर पर ही दर्शाएंगे। आपका डॉट पेपर इस तरह का होता है, पूरे आपका इस पर डॉट बने होते हैं और उसमें आपको आकृतियां बनानी होती है। तो यहाँ पर जो व्यवहार कौशल उपकरण की आवश्यकता होगी वो डॉट पेपर होगा। आपका बी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया, शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। क्या आपका वाद विवाद का टॉपिक है, शून्य सबसे प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चे को प्रोत्साहित करता है विश्लेषण और संप्रेषण में, वे संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो, वे समस्याएं हल करने में जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो, या मित्रों को सहयोग देने में। बताइए क्या सही आंसर हो सकता है अपना। तो बिल्कुल सही है। देखिए वाद विवाद आपका इस टॉपिक पर है कि शून्य सबसे प्रभावशाली संख्या है, तो विश्लेषण भी करेगा बच्चा और संप्रेषण या बोलचाल या अपने विचार रखने की क्षमता भी यहाँ से मजबूत होगी। पहला ऑप्शन अपना यहाँ पर टिक करिएगा, जिनका आंसर पहला है ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से प्राइमरी कक्षाओं में रेखागणित के अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है। औपचारिक रेखागणित होती है, अनौपचारिक रेखागणित होती है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। तो देखिएगा रेखा गणित के अंतर्गत आपका क्या क्या ऐसी संक्रियाएं हैं जो प्राइमरी कक्षाओं में उपयोगी है। तो देखिएगा इस तरह से लाइनें होती हैं, आड़ी तिरछी लाइनें हो सकती है, पैरेलल लाइनें हो सकती है। तो ये अनौपचारिक गणित के अंतर्गत आता है जो कि प्राइमरी कक्षाओं में उपयोगी है। बच्चे को अक्षर लिखाते समय ये चीजें उपयोग में आती है। आया समझ में। सही आंसर क्या टिक किया है आपने, बी ऑप्शन। जबकि औपचारिक गणित जो है वो आपका माध्यमिक स्तर या मिडिल जो स्तर है वहां पर उपयोग में आएगा। मिडिल क्लासेस या माध्यमिक विद्यालय होते हैं वहां पर ये जो रेखा गणित का औपचारिक रूप उपयोग में लाया जाता है, जबकि प्राइमरी विद्यालयों या प्राइमरी कक्षाओं में अनौपचारिक रेखा गणित का प्रयोग होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिएगा एक गणित अध्यापक बच्चों में गणना करने की शक्ति को निम्नलिखित द्वारा बढ़ा सकता है। बताइएगा जो बच्चों की कैलकुलेशन संबंधी जो शक्ति है या पावर है उसे किस तरह से हम और भी आपका ज्यादा बढ़ा सकते हैं। क्या सही आंसर होगा बताइए। तो देखिएगा हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ऐसी गतिविधियों में शामिल करें जो आपका बच्चे को भाग लेने के लिए प्रेरित करे कक्षा में, और आपका शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील रखे बच्चों को।
ऐसी गतिविधियां हम बच्चे को देंगे। आया समझ में? जैसे कि बच्चे को खड़ा करके हम कह सकते हैं कि आपकी कक्षा में कितने टोटल बच्चे हैं और कितने उपस्थित हैं, यह भी आपका एक क्रियाशील गतिविधि है। बच्चा खड़ा होगा, सभी बच्चों को आपका गिनेगा कि गुरुजी 35 बच्चे हैं टोटल। अब फिर हम उससे पूछ सकते हैं कि इसमें आपका बॉयज़ कितने हैं, कितने आपका गर्ल्स हैं, और टीचर आपका कितने हैं। इस तरह से क्रियाशील जो गतिविधियां होती हैं उससे बच्चा आपका और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, जो कैलकुलेशन होती है या जो गणना संबंधी कार्य है। आया समझ में? ये होता है व्यवहारिक गणना कौशल। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि क्रियाशील गतिविधियों पर आधारित होता है। नेक्स्ट देखिएगा, किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून एक मौलिक अधिकार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका प्रत्येक टेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या होगा बताइएगा? राइट टू एजुकेशन आरटीई किनके लिए महत्वपूर्ण है? तो यह आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान को बताता है। नेक्स्ट देखिएगा, कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छे संबंध विकसित करने के लिए उसे चाहिए। अब देखिएगा, अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच आपका एक मैत्रीपूर्ण और अच्छा व्यवहार किस तरह से बन सकता है बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने हिंट दे दिया है, जिन्होंने ध्यान से सुना है बिल्कुल सही है। सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना, किसी के साथ आपका पक्षपात नहीं करना। ऐसा नहीं कि लड़की है तो आप उनको कम नंबर देंगे, लड़के है तो उनको आप ज़्यादा नंबर देंगे, तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना है, सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है बताइएगा। उद्देश्य नहीं है पूछा है हमसे। बच्चों में अधिगम के दौरान कमियों व कमजोरियों को ज्ञात करना, बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि या फीडबैक देना, यह उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है, यह पूछा है हमसे। तो देखिएगा, यहां पर निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों के, देखिए प्रगति रिपोर्ट में भी यह सहायक है। फिर कहा है कि बच्चों में अधिगम के दौरान कमियों व कमजोरियों को ज्ञात करना। देखिएगा, अधिगम के बाद में यह क्रिया होती है, ऐसा नहीं कि आप पढ़ा रहे हैं और उसी समय यह क्रिया पूर्ण होगी। आया समझ में? निदानात्मक परीक्षण होता है कि आपने कुछ पढ़ा दिया है, कुछ सीखने की प्रक्रिया पूर्ण की है, उसके बाद आपने टेस्ट लिया है और उस टेस्ट से आपको पता लगता है कि बच्चा जोड़ने में अक्षम है, ये जोड़ के सवालों को या योग की संक्रियाओं को पूर्ण नहीं कर पा रहा है। तब आप निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से क्या करेंगे, यह पता लगा लिया आपने कि वह जोड़ में कमजोर है, अब उसे जोड़ने से संबंधित कहाँ पर समस्या है, यह आप निदानात्मक परीक्षण में देखते हैं। ऐसा नहीं कि आप बच्चे को जोड़ के सवाल करा रहे हैं और उसी समय आपने यह गतिविधि पूर्ण की है, ऐसा नहीं होगा। आया समझ में? नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर सही आंसर अपना नहीं में पहले ऑप्शन के लिए जाइएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए अध्ययन का तरीका होना चाहिए। अब देखिएगा, बच्चों में जो छोटी कक्षाओं के बच्चे होते हैं वो पहला ही तो आपका गणित में आपका कह सकते हैं कि गणित से डरते हैं या गणित में आपका रुचि नहीं रखते हैं। तो आप क्या करिएगा कि उनकी रुचि भी विकसित हो और वो अच्छे ढंग से सीख सके। क्या कर सकते हैं अपन, बताइए। तो बिल्कुल सही है, मनोरंजन एवं खेल संबंधी गतिविधियों के माध्यम से, कहते हैं ना खेल खेल में आपका गणित की संक्रियाएं पूर्ण कराना, खेल खेल के माध्यम से गणित सिखाना, यही अपना आंसर होगा डी ऑप्शन के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है बताइएगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर चलना, तो यहां पर बात करेंगे सामान्य से विशिष्ट आगमन विधि में ही पूर्ण होता है। कोई उदाहरण दिया है तो ये आपका सामान्य आपका गतिविधि है। ऐसा समझ में, जैसे मैं कह दूं कि ऐसे कौन से जानवर है जो आपका पेड़ पर रहते हैं, तो यहाँ पर पहले मैं उदाहरण दूंगा कि आपका पेड़ पर बंदर रहते हैं, तो मैंने उदाहरण दे दिया, यह आपका सामान्यता को दर्शाता है। तो यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट की ओर चलना कौन सी विधि के अंतर्गत होगा, आगमन विधि के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, आपकी समस्या एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक है। देखिएगा, एज ए टीचर, आप टीचर बनने जा रहे हैं,
तो अब में कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण है बताइएगा, चारों ऑप्शंस में से अपना ऑप्शन टिक करिए। तो देखिएगा, बात करेंगे बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आप आया समझ में? बच्चों को आप क्रिएटिव बनाएंगे, उनकी तरफ से उनको ऐसे टास्क देंगे जो खोजपूर्ण हो, खोजपूर्ण तरीके से आपका बच्चा सीखे। पहला ऑप्शन अपना यहाँ पर टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अनुपस्थिति रोकी जा सकती है। कोई बच्चा लगातार अब्सेंट रह रहा है, इसका कारण क्या है, क्यों अनुपस्थित रह रहा है, वो क्लास क्यों नहीं आ रहा है रेगुलर। तो इस प्रकार से आपका अनुपस्थिति को हम यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस के अनुसार क्या टिक करें, तो यहाँ पर माता पिता से संपर्क करेंगे हम, ताकि पता चल सके कि बच्चा क्यों स्कूल नहीं आ रहा है। ऐसा समझ में? डी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गणित शिक्षण के दौरान बच्चों में त्रुटियों का विश्लेषण करने हेतु एक शिक्षक के लिए आवश्यक क्या है। तो देखिएगा, बच्चे कहाँ गलती करते हैं, और देखिए बच्चे जहाँ पर आपका त्रुटियां करेंगे या सीखने में बच्चे गलतियां करते हैं, जब तक आपका गलतियां नहीं करेंगे बच्चे नहीं सीखेंगे। तो अब यहाँ पर कहा है कि बच्चों में त्रुटियों का विश्लेषण करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, बच्चों को गणित विषय के प्रति जागरूक करेंगे, बच्चों को गणितीय चिन्ह के सही प्रयोग के विषय में बताएंगे, बच्चों में समस्या का विश्लेषण तथा संश्लेषण करने की योग्यता का विकास करेंगे। ये सभी के लिए जाएंगे, बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, सभी के लिए जाएंगे। डी ऑप्शन अपना यहाँ पर टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, तर्क प्रधान विधि कौन सी है, दिए गए ऑप्शंस में से बताइए तर्क प्रधान विधि कौन सी होगी जिसमें तर्क हो। तो बिल्कुल सही है, विश्लेषण के माध्यम से आपका तर्क जो कौशल है वो बच्चों में विकसित होता है। विश्लेषण विधि क्या है, किसी भी आपका टॉपिक को आप छोटे छोटे पार्ट्स में बांटेंगे और तर्क के आधार पर आप बताएंगे कि आपका कहाँ कहाँ इसमें समस्या है, विश्लेषण करना उसका, तर्क के आधार पर आपका आगे बढ़ना विश्लेषण विधि में महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा गुण शिक्षक में नहीं होना चाहिए, बताइएगा। शिक्षक में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, अब बताइएगा। तो देखिएगा, बात करें वार्षिक योजना तैयार करना, यह आपका संस्था का कार्य होता है, टीचर यह कार्य नहीं करता है। देखिए कितना घुमा दिया है क्वेश्चन को। क्वेश्चन ऐसा आता है कि इनमें से कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है, या कौन सा एक दायित्व है जो शिक्षक पूर्ण नहीं करता है। अब यहाँ कहा है कि कौन सा एक गुण है जो शिक्षक में नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आता है आपसे, आपने ऐसा नहीं कि बहुत सारे ऐसे होते हैं एक्साइटेड के गुण देखा, पहले ही ऑप्शन को टिक कर दिया, या पक्षपात रहित व्यवहार को टिक कर दिया। क्वेश्चन को पहले समझिए क्या कहना चाहता है। ये आपके टॉप 25 क्वेश्चन थे। 25 में से आपका स्कोर कितना रहता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिएगा, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को जब आप ऑन करते हैं तो ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, ताकि वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा सीटेट 2020 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। जय हिंद, जय भारत।